का क्लास जो है आपका जो होमवर्क दिया गया था, टेलीग्राम पर होमवर्क भेजा जाता है, उससे हम डिस्कशन करवाएंगे। और अगर अभी भी आप लोग टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए हैं तो जाकर के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसा कि जो बुक है आपका ज्ञान बिंदु का है, इसके बाद लुसेंट है, करंट अफेयर्स का एडुटेरिया है, यही इसके बाद दृष्टि का जो कि साइंस की आती है, यही सब बुक है। चलिए आप लोग को बताना है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन कौन सा हो सकता है, कौन कौन सा हो सकता है, हम ये बोले कृत्रिम। सही है, चिड़ियाघर भी हो सकता है, खेत भी हो सकता है ना, इसके बाद पोल्ट्री फार्म भी हो सकता है। हाँ, ये सब आपका जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आएगा। पारिस्थितिकी शब्द किसके द्वारा दिया गया था? सही है, हैकल के द्वारा दिया गया था, अर्नेस्ट हैकल के द्वारा दिया गया था। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसके द्वारा दिया गया था? टेंसले के द्वारा। सही है, पारिस्थितिकी शब्द की अगर हम बात करेंगे, तंत्र की बात करेंगे तो टेंसले हो जाएंगे, और सीधे पारिस्थितिकी है तो अर्नेस्ट हैकल हो जाएंगे। सही है, इसके बाद बताइएगा सतत विकास या स्थायी विकास की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? सही है, बर्टलैंड थे। कब दिए थे? सही है, 1987 में दिए थे। सही है, इसके बाद बताइएगा पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है, ये किसने कहा था? सही है, यूजीन ओडम के द्वारा कहा गया था। सही है, इसके बाद बताइएगा जीव संख्या का जो है पिरामिड कैसा होता है? सही है, दोनों प्रकार से हो सकते हैं, उल्टा और सीधा, दोनों प्रकार से हो जाएंगे। सही है, इसके बाद बताइएगा, पूछिए तो क्या, इसके बाद बताइएगा वन एवं घास स्थल के जीवभार का जो है पिरामिड कैसा बनेगा? हमेशा सीधा होगा। सही है, इसके बाद है संचित ऊर्जा का पिरामिड कैसा होगा? सही है, इसका भी सीधा होगा। सही है, तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है? सही है, तमिलनाडु राज्य में है। सही है, तमिलनाडु में है। ये पूर्वी तट पे है या पश्चिमी तट पे? सही है, पूर्वी तट पे हो जाएंगे। सही है, इसके बाद बताइएगा कांडला पोर्ट का जो है नाम बदलकर क्या कर दिया गया? सही है, दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। और ये कहाँ स्थित है? सही है, गुजरात में स्थित है। कोलकाता बंदरगाह का भी नाम चेंज किया गया है। सही है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह किया गया है। तूतीकोरिन जो बोले थे इसका भी नाम चेंज किया गया है। तूतीकोरिन बंदरगाह का नाम क्या रखा है? वीओ चिदम्बरनार है। सही है, वीओ चिदम्बरनार है। इसके बाद बताइएगा कोचीन बंदरगाह कहाँ स्थित है? केरल है। न्यू मंगलोर बंदरगाह ये कर्नाटक। सही है, इसके बाद है मुंबई बंदरगाह, मुंबई। सही है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, सही है, मुंबई ही है। इसके बाद बताइएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किसे कहते हैं? नहावा शोवा। सही है, नहावा शोवा बंदरगाह को ही कहते हैं। सही है, इसके बाद है पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। सही है, एन्नौर ये तमिलनाडु में है, और इसका भी नाम चेंज किया गया। क्या किया गया? के कामराज। सही है, सही है, के कामराज पोर्ट किया गया है। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में है। सही है, और सबसे बड़ा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह ही है। सही है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कब किया गया था? 3 मई 1939 को। 3 मई 1939 को जो है किया गया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। इसके 3 मई होगा। हाँ, लुसेंट में 1 मई दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, देख लीजिएगा एक बार अच्छा से। इसके बाद बताइएगा फॉरवर्ड ब्लॉक का अखिल भारतीय सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था और कब हुआ था? सही है, नागपुर में हुआ था और 1940 में हुआ था। सही है, इसके बाद बताइएगा फ्री इंडिया सेंटर नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही किया गया था। और कहाँ में किया गया था? सही है, जर्मनी होगा, जर्मनी में किया गया था, जर्मनी में। इसके बाद रहेगा आज़ाद हिंद फौज का पहला डिवीजन की स्थापना किसने किए थे? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही किया गया था। और कब किए थे? सही है, 1 सितंबर 1942 को किए थे। सही है, इसके बाद बताइएगा स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ किए थे? सही है, सिंगापुर में किए थे। और ये भी आपका 1943 हो जाएंगे, 1943 में किए थे। इसके बाद उत्प्रेरक का क्या कार्य है? सही है, अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है और अभिक्रिया के दर को घटा भी सकता है। उत्प्रेरक जो है अभिक्रिया में भाग लेता है या नहीं लेता है? खुद का भाग नहीं लेता है। सही है, खुद नहीं भाग लेता है। इसके बाद रहेगा ताप बढ़ने पर अभिक्रिया की दर क्या होती है? सही है, अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। सही है, साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? सही है, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं थे और टोटल अंग्रेज कितना थे? 7 टोटल अंग्रेज थे। सही है, उस समय में भारत के राज सचिव के पद पर कौन कार्य कर रहे थे? उस समय में जो है भारत के राज सचिव के पद पे जो है
बर्केन हेड जो है उस समय में भारत के राज सचिव के पद पर कार्य कर रहे थे। और भारत के राज सचिव का पद किस एक्ट के तहत आया था? 1858 के एक्ट के तहत आया था। 1858 के एक्ट के तहत ही भारत का राज सचिव का पद आया था। और भारत के राज सचिव के पद पर पहला व्यक्ति कौन बैठे थे? सही है, स्टैनले को बैठाया गया था। सही है। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में हुआ था। वो भारत पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को। गठन आपका 27 और 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था। सही है। इसके बाद बताइएगा, ये साइमन कमीशन जो भारत आया था उसका बहिष्कार मुंबई से कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंजाब से कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय कर रहे थे। सही है। इन्हीं विरोध के कारण जो है लाला लाजपत राय को लाठी भी पड़ा था और इनका देहांत भी हो गया था। कब देहांत हुआ? याद रखिएगा, दिसंबर में नहीं मरे थे, नवंबर में। 17 नवंबर 1928 को 17 नवंबर 1928 को मरे थे। सही है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इन्हीं के विरोध में, जैसे भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर हो गए, ये लोग ने जो है जॉर्ज सांड की हत्या भी कर दिए थे। ये कब कर दिए थे? ये 1928 में ही किए थे, जस्ट एक महीना बाद, 17 दिसंबर जो है 1928 को। तो 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी और 17 दिसंबर 1928 को जो है सैंडर्स की हत्या हो जाती है। कौन कौन किए थे? भगत सिंह, इसके बाद भी राजगुरु और इसके बाद भी चंद्रशेखर। ये किस संस्था से जुड़े हुए लोग थे? HRSA, हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? 1928 में हुआ था। और HRA सीधे पूछे तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में हुआ था। सही है। इसके बाद बताएगा 1946 में नौसैनिक विद्रोह के नायक कौन थे? MS खां। सही है, MS खां हो जाएंगे, जो कि नौसेना विद्रोह के नायक थे। इसके बाद बताएगा, और इसमें जो है बताना है किस प्रकार के जो है नेवी का प्रयोग किया था? इसमें किस प्रकार का जहाज की बात बताना। सही है। लास्ट का तलवार याद रख, कई बार एग्जाम पूछा गया है, तो तलवार लास्ट का याद रखिए। पूरा नाम है इसका HMIS तलवार। इसके बाद बताइएगा क्यों हुआ था ये सब आंदोलन? सही है। खाना पीना गड़बड़ देने के कारण ऐसा हुआ था। खाना पीना जो है ठीक तरीका से नहीं दिया जाता था नेवी को, इंडियन नेवी को। इसके बाद भी नक्सलवादी भेदभाव किया जाता था, इस वजह से जो है नौसेना विद्रोह हुआ था। इसके बाद बताइएगा, नौसेना विद्रोह में जो सैनिक विद्रोह किए थे, किसके कहने पर वो आत्मसमर्पण कर दिए थे? सही है। एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और एक मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएंगे। सही है। इनके कहने पर जो है उन लोगों ने आत्मसमर्पण किया था। लेकिन इस बात का भी प्रश्न उठाया था, हम ब्रिटेन के सामने आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं, हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इसके बाद एक साइमन कमीशन से भी एक क्वेश्चन था। साइमन कमीशन का जो है मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था या उसका समर्थन किया? सही है, समर्थन किया था। सही है। मुस्लिम लीग जो है साइमन कमीशन का जो है बहिष्कार नहीं किया था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और सारे पार्टी थे, जैसे जस्टिस पार्टी हो गए, अछूत एसोसिएशन पार्टी, ये सब भी थे जो कि साइमन कमीशन का जो है समर्थन किए थे। सही है। इसके बाद बताइएगा, संविधान सभा का जो कैबिनेट मिशन था, कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पे जो संविधान सभा का गठन किया गया था, उसमें मुस्लिम लीग जो है समर्थन किए थे या बहिष्कार किए थे? सही है, बहिष्कार किए थे, तब तो अलग प्रांत उन्हें मिला। इसके बाद बताइएगा, धात्विक खनिज में पूछा था जो कौन सा है, तो सोना, चांदी, लोहा, ये सभी लोग जानते होइएगा। जिसमें आपको बताना है सोना का जो है परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 79। इसके बाद अगर चांदी की बात करेंगे तो 47 और लोहा की बात करेंगे तो 26। सही है। सोना 79 हो जाएगा, चांदी 47 हो जाएगा, लोहा की बात करेंगे तो 26 हो जाएगा। सही है। इसके बाद बताइएगा, बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? सही है, लॉ एस के लिए प्रसिद्ध है। और बेलाडीला की बात करते हैं किस राज्य में ये? छत्तीसगढ़। सही है, छत्तीसगढ़ राज्य हो जाएंगे। सही है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया। इसके बाद बताइएगा, महोगनी हो गया या रोजवुड हो गया, किस प्रकार के वन का उदाहरण है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का है। रोजवुड हो गया, महोगनी हो गया। इसके बाद भी अगर हम बात करते हैं तो सिनकोना हो गया, आर्किड हो गया, ये सब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का जो है पौधा, ये वन है। इसके बाद बताना है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कब कहलाता है? कितना सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगा तो? 200 सेंटीमीटर होगा ना। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जहां होगा उसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अंतर्गत लाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय
पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कितना से कितना सेंटीमीटर वर्षा को जो हम कहेंगे 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा में, जिसमें बताना है कौन कौन सा पेड़ पौधा आ सकता है। सही है, शीशम भी आ सकता है, सागवान भी आ सकता है, महुआ भी आ सकता है। सही है, तो ये सब क्या थी, चंदन का भी लकड़ी आ जाएगा। बांस उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, इस बात को याद रखिएगा, बांस जो है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एग्जाम्पल है। इसमें अगर हम बात करें उष्णकटिबंधीय जो है पर्णपाती वन की अगर हम बात करते हैं, इसमें आपका शीशम आ जाएगा, महुआ आ जाएगा, इसके बाद चंदन आ जाएगा। इसके बाद भी हम बात करते हैं तो आपका एक दो और एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि सागवान हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट सागवान और साल है, इस बात को याद रखिएगा। साल बार बार लगेगा कि साल जो है ये सदाबहार का है, लेकिन नहीं है। साल और सागवान दोनों के दोनों जो है आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का एग्जाम्पल है। इसके बाद बताइएगा नौका दौड़ किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है? सही है, केरल का है। सही है, वर्षा के अनुसार जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा उसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अंतर्गत रखा गया है। उस क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षाएं होगी, वहां वो सब वन निकलेंगे ज़्यादातर मात्रा में। और जहां 100 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, वहां वो सब वन निकलेंगे, जैसे कि शीशम हो गया, महुआ हो गया, इसके बाद साल हो गया, सागवान हो गया, उसमें भी है, पत्ता पे भी है। हाँ, तो पतझड़ वन के अंतर्गत उसको रखा जाता है, आर्द्र पतझड़ वन कहते हैं। इसके बाद भी अगर हम बात करते हैं, बताएगा नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। सही है। अभी कितना ये जो है सो विद्युत संयंत्र जो है भारत में कार्य कर रहा है? सही है। हाँ, टोटल अगर हम बात करते हैं तो 7 परमाणु संयंत्र है। हाँ, टोटल 7 परमाणु संयंत्र है, जिसमें 22 से अधिक रिएक्टर कार्यरत है। ठीक है। हाँ, हाँ 7 है। इसके बाद बताइएगा, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले अनुसंधान रिएक्टर कौन सा था भारत का? अप्सरा था। कब हुआ था इसका स्थापना? 1956 में हुआ था। इसके बाद बताइएगा किसके द्वारा ये संचालित किया गया था? बार्क के द्वारा। बार्क का स्थापना कब हुआ था? 1954 में। सही है। और बार्क का मुख्यालय कहाँ है? ट्राम्बे। यही है भाभा एटॉमिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी सी क्या होता है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। सही है, सेंटर हो जाएंगे। तो इसकी स्थापना की बात करें तो 1954 में हो जाएंगे, और इसका मुख्यालय की बात करेंगे तो मुंबई हो जाएंगे। सही है। इसके बाद रावत भाटा नाभिकीय संयंत्र है, ये कहाँ स्थित है? राजस्थान हो जाएंगे। कुंडनकुलम नाभिकीय संयंत्र की बात करेंगे तो तमिलनाडु हो जाएंगे। काकरापारा संयंत्र सही है, गुजरात हो जाएंगे। कलपक्कम तमिलनाडु हो जाएंगे। इसके बाद रहेगा अनिमेष लोचन चैत्र कहाँ स्थित है? बोध गया में स्थित है। सही है, बोध गया। हरसाई बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सही है, हरसाई बौद्ध स्तूप याद रखिएगा, इससे बाहर बुक जब जनरल में पढ़ते हुए तो नहीं मिला होगा। याद रखिएगा, हरसाई बौद्ध स्तूप जो है अपने बिहार में है, और बिहार के बेगूसराय में ही स्थित है। सही है। इसके बाद बताइए विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? राजगिरी में स्थित है, राजगीर में स्थित है। सही है। भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कब किया गया था? 1904 में किया गया, लेकिन असफल रहा। कहाँ में किया गया था? चेन्नई में किया गया था। सफल कारखाना भारत में पहला कब लगा था? 1914 में। और कहाँ में? पोरबंदर गुजरात में। पोरबंदर गुजरात में। सही है। पहला सीमेंट का कारखाना जो है, पहली बार सीमेंट का कारखाना ब्रिटेन में खोला गया था, पोर्टलैंड में। कब? 1824 में। सही है, 1824 में। किसके द्वारा खोला गया, मतलब किस इसके खोजकर्ता कौन हुए? जोसेफ एस्पेडिन। सही है। इसके बाद रहेगा गारो खांसी एवं जयंतियाँ किसका भाग है? हिमालय का भाग है या प्रायद्वीपीय पठार का भाग? सही है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। इसके बाद बताएगा गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया था? इंटरनेट साथी। और इंटरनेट साथी का जो आरंभ हुआ था ये 2015 में ही हो गया था। आप समझ सकते हैं, एग्जाम जो है 2024 में लिया, लेकिन 2015 का भी करंट इसमें दिया है, तो कौन सा जो है, तो इसलिए एक दो प्रश्न को जो है आप मैच बना करके चलते रहें। इसके बाद बताइएगा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917। अहमदाबाद मिल 1918 में, फरवरी मार्च के राउंड में ये स्टार्ट हुआ था। खैरा विद्रोह की बात करेंगे तो ये भी 1918, ये मार्च जून के राउंड में स्टार्ट हुआ था। याद रखेगा, 3 ही बनाइए ना, कल से बना। तो अगर हम बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह को लेकर के तो 1917 में हुआ था। अहमदाबाद की अगर हम अहमदाबाद मिल मजदूर की बात करते हैं तो ये फरवरी मार्च में हुआ था 1918 में। इसके बाद खैरा की बात करते हैं तो ये मार्च जून के राउंड में हुआ था और 1918 में। तो आपको कभी कभी सजाने के लिए दे देगा जो इनमें से कौन सा घटना पहले हुआ था
तो सबसे पहले चंपारण, इसके बाद अहमदाबाद। याद रखिएगा ए से ओ, तो अहमदाबाद पहले, इसके बाद खेरा है। इसी में थोड़ा कंफ्यूज करिएगा, याद रखिएगा खेरा बाद में। इसके बाद बताइएगा, आज क्वेश्चन कम था ना। इसके बाद बताइएगा बृहद ट्रंक मार्ग, इसी को इंग्लिश में बोलेंगे ग्रैंड ट्रंक रोड, का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया? शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था, सही है। इसके बाद बताइएगा सड़क ए आजम किसको कहते हैं? सही है, ग्रैंड ट्रंक रोड को ही कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय किस देश में? सही है, स्विट्जरलैंड यानी जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, सही है, 7 अप्रैल 1948 को। विश्व स्वास्थ्य संगठन में कुल कितने मेंबर है? 194 होगा, 194 मेंबर शामिल है, सही है। इसके बाद बताइएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को ही मनाते हैं, सही है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1966 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है, सही है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? 1967, यही आसियान है। हाँ, आसियान की स्थापना 1967 में हुआ था, और इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में। किसकी राजधानी जकार्ता है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, सही है। इसके बाद बताइएगा नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स है, और इसकी स्थापना 1949 में हुआ था। सार्क की स्थापना कब हुआ? 1985 में, और इसका मुख्यालय काठमांडू, सही है, नेपाल में। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WTO की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुआ था? 1995 में, और एक WTO है जो पर्यटन वाला है वो आपका 1925 में हुआ है, ठीक है। इसके एक व्यापार वाला है वो आपका 1995, और एक पर्यटन वाला है WTO, वो 1925 हो जाएंगे। आधुनिक राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का जो है आयोजन कब हुआ था या स्थापना कब हुआ था? 1949 में हुआ था, सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुआ? 1945 में हुआ था, सही है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? सही है, वाशिंगटन DC में स्थित है, सही है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क है, सही है। और न्यूयॉर्क। और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है, सही है। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ने पर जो है प्रतिरोधकता क्या होता है? सही है, घटता है, सही है। और चालकता क्या होगा? बढ़ेगा। तो अर्धचालक के जो है ताप बढ़ने पर जो है चालकता बढ़ता है, चालकता बढ़ेगी और प्रतिरोधकता घटेगी। इसी प्रकार अगर हम कहते हैं धातु में अगर बात करेंगे तो ताप बढ़ने पर चालकता क्या होगा? कम जाएगा और प्रतिरोधकता बढ़ जाएगा, सही है। इसके बाद बताइएगा ओडोमीटर जो है किसकी मापने की? सही है, दूरी मापने की एक मापक है। इसके बाद बताइएगा अलकनंदा एवं भागीरथी नदी का जो है संगम क्या कहलाता है? सही है, देवप्रयाग हो जाएंगे। अलकनंदा और पिंडार के संगम को कर्णप्रयाग कहते हैं, सही है। अलकनंदा और धौली गंगा को विष्णुप्रयाग कहते हैं, सही है। अलकनंदा और आपका जो है मंदाकिनी को रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग, सही है। अलकनंदा, मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम को नंदप्रयाग कहते हैं, सही है, नंदप्रयाग कहते हैं। इसके बाद बताइएगा लुसेंट से पूछते हैं। चलिए बताइएगा वैदिक सभ्यता था। वैदिक सभ्यता का अगर हम पीरियड की बात करेंगे तो कितना से कितना तक रहा? सही है, 1500 BC से लेकर के 600 BC तक जो है वैदिक सभ्यता को कितने पार्ट में बांटे? 2 पार्ट में। कौन कौन से? ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक का पीरियड कब से कब तक रहा? 1500 से 1000 BC तक। और इसके बाद उत्तर वैदिक की बात करेंगे तो 1000 से 600 BC तक, सही है, 1000 से 600 BC हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा अगर हम बात करते हैं आर्य जो थे वो मूल निवासी कहाँ के थे? मध्य एशिया के। हालांकि कई सारे इतिहासकार हो या लेखक हो बहुत बात कहे हैं, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक ही कहे हैं जो ये कहाँ से आए थे? उत्तरी ध्रुव से आए हैं। तो इसके बाद भी कई सारे लोग हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती भी इस पे बोलते हैं, जो ये जो था तिब्बत का था। तो कई सारे लोग जो है इसके बारे में बताए, लेकिन जो मूल माना गया वो कौन माना गया? तो मध्य एशिया से। और ये किसने बताया? मैक्स मूलर के द्वारा ही बताया गया था, सही है। इसके बाद बताइएगा आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता जो है कौन सी सभ्यता कहलाई? वैदिक सभ्यता कहलाई, सही है। वैदिक सभ्यता जो थी किस प्रकार की सभ्यताएं थी? सही है, ग्रामीण सभ्यताएं और पितृ प्रधान, उसका जो पितृ प्रधान जो है उस समाज का जो है रीति था। इसके बाद बताइएगा आर्य की जो है भाषा की बात करेंगे तो कौन सा रहा? संस्कृत। और सबसे पुरानी लैंग्वेज कौन सा है? संस्कृत ही है, सही है, सबसे पुरानी लैंग्वेज भी संस्कृत ही है। इसके बाद बताइएगा
आर्य शब्द समूह किसको इंगित करता है? सही है, आर्य शब्द जो है समूह भाषा को इंगित करता है। सही है। आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। सही है, श्रेष्ठ होता है। सही है, श्रेष्ठ होता है। इसके बाद है आर्यों की प्रशासनिक इकाई जो है, अगर हम बात करें आरोही क्रम में सजाने का, तो कौन कौन सा था? सही है, कुल, ग्राम, 20 जन, राष्ट्र, यानी सबसे छोटा कुल था और सबसे बड़ा राष्ट्र था। कुल, ग्राम, 20 जन, राष्ट्र, यानी 5 खंड में था। कुल, ग्राम, 20 जन, राष्ट्र हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा ग्राम के मुखिया को जो है क्या कहलाते हैं? ग्रामीणी हो जाएंगे। सही है। और 20 के प्रधान को 20 पति। सही है, 20 के प्रधान को 20 पति। इसके बाद जन के शासन को राजन कहते थे। सही है। सूत, रथकार व कंपादी नामक अधिकारी जो है क्या कहलाते थे? सही, रत्नी कहे जाते थे, रत्नी। इसकी संख्या राजा सहित करीब कितना? 12। इसी को आप ये भी बोल सकते हैं, जो वैदिक सभ्यताएं में जो मंत्री परिषद हुआ करता था वो 12 हुआ करता। मंत्री परिषद में 12 मंत्री हुआ करते थे, जिसमें राजा सहित हुआ करते थे। अगर हम बात करते हैं राजा को कौन चुनता था, अगर हम बात करें ऋग्वैदिक सभ्यता में, तो राजा को कौन चुनता था? सभा एवं समिति की स्थापना किया गया था। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। सभा और समिति क्या था? तो सभा में जो है पढ़े लिखे लोग जाकर के जो है बैठते थे और उसमें डिसाइड करते थे जो कौन राजा क्या बनेगा नहीं बनेगा। और जिसमें जो समिति था उसमें अनपढ़ लोग बैठते थे और ये दोनों समिति मिल करके राजा का जो है निर्माण किया जाता था। राजा कौन बनेंगे नहीं बनेंगे वही सभा और समिति ही जो है डिसाइड करती थी। तो ये भी कह सकते हैं जो ऋग्वैदिक काल रहा है वो कैसा राजतंत्रात्मक रहा या गणतंत्रात्मक रहा? राज कैसे कह सकते हैं? राजतंत्रात्मक का मतलब ये हो गया राजा का पुत्र राजा बनेगा ना। तो गणतंत्रात्मक आप कह सकते हैं, राजतंत्रात्मक इसमें नहीं था, क्योंकि सभा और समिति ऑलरेडी काम कर रही थी राजा को चुनने के लिए। जैसे अभी लोकसभा और राज्यसभा आप देख सकते हैं, उसी प्रकार का उस समय आप सभा समिति को देख सकते थे। इसके बाद बताइएगा एक पूरब शब्द का जो है इस्तेमाल किया गया है ऋग्वैदिक सभ्यता में। बताना है पूरब का मतलब क्या था? दुर्गपति, दुर्गपति था। इसके बाद एक था आपका स्पर्श, इसका मतलब क्या था? जनता की गतिविधि को देख रेख करने के लिए जो है गुप्तचर होते थे। सही है। गौचर भूमि का अधिकारी कौन होता था? वाजपति होता था। सही है। अपराधी को पकड़ने का कार्य कौन सा संस्था करता था? उग्र करता था। सही है। राजस्व का एकत्र करने वाला अधिकारी कौन था? भागदू। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, भागदू के बारे में आप याद रखिएगा। जो वैदिक सभ्यता ऋग्वैदिक सभ्यता में जो है राजस्व को जो एकत्र करता था उसे भागदू कहते थे, भागदू। इसके बाद देखिएगा ऋग्वेद में न्यायकारी शब्द का प्रयोग किया गया है या नहीं किया? नहीं किया गया है। सही है। न्यायाधिकारी का जो है उल्लेख नहीं किया गया है। इसके बाद बताइएगा जो आपका सभा एवं समिति हुआ करता था जिसका प्रतिनिधित्व जनता ही उसमें शामिल होते थे, जनता ही डिसाइड करते थे राजा कौन बनेगा, इसके अध्यक्ष को क्या कहते थे? ईशान। इसके अध्यक्ष को जो है ईशान कहते थे, ईशान। इसके बाद बताना है आपको सभा एवं समिति में क्या स्त्री भाग ले सकती थी या नहीं ले सकती थी? ले सकती थी। सही है, ले सकती थी। इसके बाद बताइएगा युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था? राजा स्वयं किया करते थे। सही है। और युद्ध के लिए गौबिष्टि शब्द का प्रयोग किया। गौबिष्टि का मतलब क्या था? गाय की खोज। सही है। यानी गाय की भी मान्यताएं ऋग्वैदिक सभ्यताएं में बहुत ज़्यादातर थी। इसके बाद बताइएगा दशराज का युद्ध जो है कब हुआ था? दशराज का युद्ध जो है किस टाइम में हुआ था? ये आप 900 BC के राउंड में कह सकते हैं। 900 BC के राउंड में ये युद्ध हुआ था। क्या चीज? हाँ, ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल के समकालीन उसी समय में हुआ था दशराज का युद्ध। ये बताना है ये जो है ऋग्वेद के किस मंडल में उल्लेख किया गया? 7वें मंडल में किया गया है। दशराज का युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो किस नदी के तट पे लड़ा गया? रावी या परुष्णी नदी के तट पे। उसी का नाम है रावी नदी। आधुनिक नाम जो है रावी कर दिया गया है परुष्णी का। इसके बाद बताना है इसमें कौन कौन लड़ रहे थे? सही है, सुदास और 10 जन। 10 जन में कौन कौन थे? व्यक्ति का नाम याद भी नहीं रखना है। एक आपका 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे। आर्य का मतलब 5 जो आर्य थे और अनार्य का मतलब जो आर्य नहीं थे। तो 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे 10 जन में। लेकिन जीत किसकी हुई थी? सुदास की ही जीत हो जाती है। सही है, सुदास की ही जीत हो जाती है। इसके बाद आप देखिएगा कुरु वगैरह का क्षेत्र को देखने का प्रयास करिएगा तो इसी युद्ध के बाद जो है सुदास जो है कुरु वगैरह का जो है राजा वगैरह बनते थे। इसके बाद बताइएगा अगर हम बात करें ऋग्वेद में तो ऋग्वेद में टोटल मंडल की संख्या कितना था? 10 था। सही है। और किस मंडल में पुरुष सूक्त की चर्चा किया गया था? 10वां मंडल में किया गया था। ऋग्वैदिक समाज कितने वर्ण में विभक्त था? 4 में। सही है। वर्ण का मतलब क्या होता है? ऋग्वैदिक सभ्यता में वर्ण का मतलब रंग किया गया था, रंग। और अभी भी वर्ण के लिए रंग का जो है
डिनोट हम लोग कर लेते हैं। तो वर्ण का जो मीनिंग था वो आपका रंग था, लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल आया तो वो रंग बदल के जो है आपका बन गया अलग तरीका में। हाँ, तो वहाँ जो मीनिंग था उसका रंग था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कौन कौन सा वर्ण इसमें देखने के लिए 4 मिलते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सही है। हालांकि इन चारों जो है ब्रह्मा के शरीर से ही पैदा हुए हैं, जिसे बताना है ब्रह्मा के भुजा से कौन पैदा हुआ था, क्षत्रिय हुआ था। क्षत्रिय का क्या काम था, लड़ाई झगड़ा में रहते थे, दुर्ग रक्षक के रूप में काम करते थे। सही है। इसके बाद बताइएगा ब्राह्मण किसे कहते थे उस समय में, सही है, जिसके पास वेद ब्रह्मा का ज्ञान हो उसे ही जो है ब्राह्मण कहते थे। सही है, ब्राह्मण उन्हीं को कहा जाता था। इसके बाद बताना है अगर हम बात करें शूद्र को लेकर के, तो शूद्र जो है क्या करते थे, किस प्रकार से थे, मजदूर क्लास के लोग थे, मजदूर क्लास के लोग थे, अनपढ़ लोग हुआ करते थे। और इसके बाद अगर हम वैश्य की बात करें तो व्यापारी। सही है, व्यापार वगैरह जो किया करते थे उसे वैश्य कहते थे। और चारों के चारों लोग एक परिवार में आराम से रह सकते थे, क्योंकि ये जो समाज था किस प्रकार का समाज था, तो कर्म के आधार पे था या जन्म के आधार पे था, कर्म के आधार पे था। यानी आपके पास ब्रह्मा का ज्ञान है, वेद का ज्ञान है तो ब्राह्मण कहलाएं। इसके बाद अगर आप रक्षक पाल हैं, दुर्गपाल हैं तो आप जो है क्षत्रिय कहलाएं। अगर आप व्यापार वगैरह करते हैं तो आप वैश्य कहलाएं। इसके बाद भी अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, मजदूर क्लास के हैं तो आप शूद्र कहलाएं। तो ये समाज थोड़ा सा अच्छा था, लेकिन आपका जो कालखंड बीतेगा उत्तर वैदिक काल में ये स्थिति पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। इसके बाद बताना है उपनिषद की कुल संख्या की बात करते हैं कितना, 108। वेदांग की बात करेंगे तो 6 वेदांग है। सही है। इसके बाद महापुराण की बात करेंगे तो 18 है। सही है। इसके बाद बताएगा समाज की सबसे छोटी अगर इकाई की बात करें तो कौन सा था, परिवार या कुल। सही है, परिवार या कुल था। जिसका अगर हम प्रधान की बात करेंगे परिवार का तो कौन हुआ करता था, सही है, पिता ही होता था। पिता का उस परिवार का मुखिया जो है पिता ही हुआ करते थे। सही है, जिसे क्या कहा गया, कुलप कहा गया। सही है, कुलप कहा गया। इसके बाद बताएगा विधवा अपने मृतक पति के भाई से शादी कर सकता था या नहीं कर सकता था, सही है, कर सकता था। सही है, कर सकता था। विवाह बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन था या नहीं था, सही है, ऋग वैदिक सभ्यता में नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक सभ्यताएं में ये देखेंगे ये सब चीज। हाँ, पर्दा मतलब ढक के चलना, महिलाओं के लिए ये सब था। हाँ, ये सब महिलाओं के लिए था। इसके बाद बताइएगा कौन सी अगर हम बात करते हैं ऋग वैदिक सभ्यताएं में तो कौन सी ऐसा स्त्री हुआ जो समय में पढ़ा लिखी करती थी, पढ़ती लिखती थी और ज़्यादा विद्वान थी, उसके लिए विदुषी शब्द का प्रयोग किया गया। कौन कौन ऐसी महिलाएं हुए जो विदुषी कहलाए, सही है बोल रहे हैं, लोपामुद्रा भी हुआ, सही बोल रहे हैं, लोपामुद्रा हो गया, घोषा हो गया, इसके बाद भी सिक्ता हो गया और अपाला हो गया। तो ये सब जो है ऋग्वैदिक सभ्यताएं में विदुषी महिला थी। विदुषी का मतलब विद्वान होता है, विदुषी का मतलब शब्द लगता होगा थोड़ा अजीब, लेकिन विदुषी का मतलब विद्वान, इस बात को आप समझिएगा। इसके बाद बताइएगा जीवन भर अविवाहित रहने वाले महिलाओं को जो है क्या कहते थे, अमाजू कहते थे। सही, अमाजू हो जाएंगे। जीविका पार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक क्या कहलाते थे, सही है, उपाध्याय कहलाते थे। सही है। आर्य का जो मुख्य पैरस था वो क्या था, सोमरस था। और ये बात समझिए, ये सोमरस ऐसा रस नहीं था जो अभी आप लोग तनी मनी खोज लेते होइएगा। हाँ, वही रस था उस समय में भी, और उससे भी नशा लगता था। हाँ, तो इस बात को आप समझिए, यानी क्या चीज, हाँ वही चीज है, फीलिंग को समझिए, उतना डिटेल तारी अब नहीं बोलेंगे। हाँ, तो अभी जो चीज खोज लेते हैं वही चीज उस समय में भी हुआ करता था, लोग पीते थे उस चीज को। ठीक है। इसके बाद बताइएगा अगर हम बात करते हैं आर्यों के मनोरंजक के साधक के रूप में जो है किस किस का प्रयोग करते थे, संगीत का, रथदौड़ का, घोड़दौड़ का, इसके बाद ध्रुत क्रीड़ा का। ना, ध्रुत क्रीड़ा क्या था, जुआ खेलना। ध्रुत क्रीड़ा का मतलब जुआ खेलना होता। आप सब नहीं समझ में आता होगा, याद रखिएगा, ध्रुत क्रीड़ा का मतलब जुआ। जुआ भी उस समय में लोग खेला करते थे। सही है। इसके बाद बताइएगा भारतीय परमाणुवाद के जनक किन्हें जानते हैं, सही है, महर्षि कणाद को। आप समझ सकते हैं, परमाणु की खोजीधर वगैरह हुआ, और उस समय से भी महर्षि कणाद को जो है परमाणुवाद का जनक के रूप में जानते थे। इसके बाद बताइएगा गाय को अधन्य कहा गया। अधन्य का मतलब क्या था, न मारे जाने योग्य पशु हुआ करता था। सही है, और उसी के अंतर्गत गाय को रखा जाता था। आर्यों का जो प्रिय पशु था वो क्या था, सही है, घोड़ा था। और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र था। इसके बाद बताना है ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने बार शब्द का उल्लेख किया गया, 250। और अग्नि के लिए कितना, 200 बार उल्लेख किया गया। सही है। आर्य की मुख्य व्यवसाय क्या रहा,
प्रथम बताना है, पहला कौन सा था? पशुपालन था। उत्तर वैदिक काल में, ध्यान, ये ऋग्वैदिक काल की अगर हम बात करते हैं तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया, क्योंकि आप देखेंगे 800 BC के लमसम में लोहे का खोज हो गया, और जब लोहा का खोज हो गया तो उससे नया नया औजार बनना स्टार्ट हो गया, और औजार बनने के दरमियान जो है खेत का जुताई वगैरह स्टार्ट हो गया, तो फसल लगना भी स्टार्ट हो गया, फसल वगैरह धान की खेती अच्छा होने लगा। उस कारण से जो है उत्तर वैदिक सभ्यता में खेती में विकास ज़्यादातर योगदान रहा, और खेत ही प्रथम जो है आर्थिक स्थिति के लिए महत्वपूर्ण रहा। तो उत्तर वैदिक सभ्यता में खेती, हाँ, कृषि, और इसके बाद अगर वैदिक की बात करेंगे तो पशुपालन रहा। सही है। इसके बाद बताइएगा, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सा था? सही है, जिसे क्या कहा गया था? श्याम अयस्क कहा गया था, और तांबा जो खोदा था उसे लोहित अयस्क कहा गया। सही है। इसके बाद बताइएगा, भारतीयों को लोहे का ज्ञान जो है लमसम में कब हुआ था? जस्ट बताए थे। सही है, 800 BC के अराउंड में हो गया था। सही है। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे? पनी कहते थे। सही है, पनी हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा, लेन देन जो था वो किस प्रकार से लेन देन? वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी एक वस्तु लीजिए दूसरे वस्तु दीजिए, इस प्रकार से हुआ करता था। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को क्या कहते थे? सही है, वैकनॉट या सूदखोर, उसी को बोला जाता है। सही है। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला देवता के रूप में किसको? अग्नि को। अग्नि को अभी भी देखते हुएगा, जो अग्नि की पूजा हिंदू धर्म में जो है सर्वश्रेष्ठ पूजा है ना, शादी विवाह में भी अग्नि पूजा बहुत महत्वपूर्ण रखता है। और अग्नि के बारे में बताया गया है, ये मनुष्य एवं देवता के बीच का देवता है, संबंध का जो है देवता है। यानी इसका मतलब ये था, जो अगर आप अग्नि पूजा करते हैं तो अग्नि महाराज जो है आगे देवताओं को वो कहेंगे इस बात को, जो उसका बात को एक्सेप्ट करिए, ये करिए, वो करिए, वो सारी बात कहेंगे अगले देवता को। तो जो भी लोग इसमें पंडित जी होंगे सारे बात जानते होंगे। इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है, जो जिस समय में अगर शादी वगैरह होगा, ध्यान दीजिएगा, तो पंडित जी को जल्दी जल्दी नहीं कहिएगा जो करवाइए, क्योंकि शादी में बहुत सारे कस्में खिलाए जाते हैं, और एक दो कस्में अगर छूट गई तो फिर बाद में झगड़ा झांटी होगा। हाँ, इसलिए सारा चीज़ जो है उनको छोड़ दीजिएगा। गर्मी के महीना में देखते हैं पंडित जी जल्दी जल्दी बहुत सारा कसम छूट सकता है, क्या गलत कर रहे हैं? अनेक अनेक कस्में खिलाए जाते हैं उसमें। हाँ, इसके बाद बताइएगा, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर जो है सर्वाधिक प्रिय देवता कौन सा हो गया? प्रजापति हो गया। सही है। प्रजापति क्या था? प्रजापति देवता जो है किसका स्थान लिया? ब्रह्मा। ब्रह्मा ब्रह्मा। इसके बाद बताइएगा, विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास किस काल में हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। सही है, उत्तर वैदिक काल। अथर्ववेद की बात करते हैं तो किस काल में आया था? उत्तर वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल? उत्तर वैदिक काल। सही है, उत्तर वैदिक काल ही हो जाएंगे। सही है। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय जो है का अनुष्ठान किया जाता था। कौन सा यज्ञ? राजसूय यज्ञ। सही है, राजसूय यज्ञ करवाया जाता था। इसके बाद बताइएगा, उत्तर वैदिक काल में जो है वर्ण व्यवसाय जन्म के आधार पे हो गया था। सही है, जन्म के आधार पे हो गया था। इसके यहीं तक था सुनो। इसके बाद बताइएगा, ज्योग्राफी में नदी है ना, चलिएगा, भारत की नदियां हैं, बताना है सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मानसरोवर झील से ही होता है। मानसरोवर झील से कितनी नदी का उद्गम होता है? 3 नदी होता है। कौन कौन सा? सही है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी किधर की ओर निकलती है? पूरब की ओर, पूरब की ओर, और सिंधु नदी पश्चिम की ओर निकलती है। सही है। और इसके बाद भी अगर हम बात करेंगे तो सतलज नदी दक्षिण की ओर निकलती है। सही है। अगर हम बात करें सिंधु नदी की टोटल लेंथ कितना है? 2880। और भारत में कितना बहती है? 1114 किलोमीटर जो है बहती है। सही है, 1114 किलोमीटर जो है वो भारत में बहती है, और टोटल लेंथ की बात करेंगे तो 2880। इसके बाद बताइएगा, सिंधु हो गया, सतलज हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, इसे पूर्ववर्ती नदी के नाम से भी हम जानते हैं ना। पूर्ववर्ती नदी का मतलब क्या है? सही है, हिमालय से पहले नदियों का निर्माण हुआ है। इसके बाद भी अगर हिमालय आया तो वो अपना रास्ता नहीं बदला, वो अपना रास्ता नहीं बदला, यानी हिमालय से पहले नदियों का निर्माण हुआ, हिमालय भी आया तो अपना रास्ता नहीं बदला। इस नदी को जो है हम पूर्ववर्ती नदी के नाम से जानते हैं, जिसमें आप याद पूछ देगा आपको इनमें से कौन सा पूर्ववर्ती नदी का एग्जाम्पल नहीं है, उदाहरण नहीं है, ऑप्शन दे देगा आपको। याद रखिएगा कौन कौन सा है। एक सिंधु भी है, इसके बाद भी ब्रह्मपुत्र भी है, सतलज भी है।
इसके बाद बताइएगा, अगर हम बात करते हैं चिनाब नदी, तो चिनाब जो है किसकी सहायक नदी? सिंधु का ही सहायक नदी है, सही है। चिनाब जो है सिंधु का ही सहायक नदी है। इसके बाद अगर हम नुब्रा की बात करते हैं, नुब्रा किसकी सहायक नदी? सिंधु की, सही है, सिंधु की ही सहायक नदी है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मान के चलिए आप ब्यास को, तो ब्यास किसकी सहायक नदी? ब्यास सतलज का है, ब्यास जो है सतलज का है, और आगे चल के जो है वो सिंधु नदी में मिल जाती है। चिनाब में वो मिलती है, इसके बाद चिनाब सिंधु में मिल जाती है, इस प्रकार से। तो ब्यास जो है सतलज का है, और एक उधर का जो है वो ऐसा नदी है जो अपने ही देश में बह के अपने देश में रह जाती है। पांच नदी की अगर हम बात करते हैं, पंचतंत्र जिसे कहा गया है, जिसमें पंचतंत्र में कौन कौन से नदी आते हैं? सही है, झेलम है, रावी है, ब्यास है, इसके बाद सतलज है, और इसके बाद चिनाब है। पंचतंत्र नदी से कहा गया है, और ये सारे नदी जो है चिनाब में मिल जाते हैं, और इसके बाद सिंधु नदी में जाकर के वो लास्ट हो जाती है। हाँ, एक बार और पंच नदी की अगर हम बात करते हैं, पंचतंत्र नदी की बात करते हैं, एक तो आपका झेलम हो गया, इसके बाद रावी हो गया, सतलज हो गया, ब्यास हो गया, और इसके बाद एक कौन छूट गया? चिनाब हो गया। तो 5 जो है पंचतंत्र नदी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें झेलम नदी, झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? वेरीनाग झील से ही होता है, जो कि जम्मू कश्मीर में ही वेरीनाग झील है, और वहीं से वो होता है। किसका ये सहायक नदी है? झेलम चिनाब का है, झेलम चिनाब का है, और फिर चिनाब जो है सिंधु में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद देगा रावी की अगर हम बात करते हैं, तो रावी नदी का जो उद्गम कहाँ से होता है? रोहतांग दर्रा से, सही है, और हिमाचल प्रदेश में ही रोहतांग दर्रा स्थित है, सही है। इसके बाद देगा अगर हम बात करते हैं ब्यास नदी, तो ब्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश के, और हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से ही होता है, सही है, रोहतांग दर्रे से ही ब्यास नदी का जो है। हाँ, और ये ब्यास हम बताएं क्या सतलज में जाके मिलती है? तो सतलज की सहायक नदी हो गई। जब यहाँ पे मिलती है तो इस जगह से कौन सा नहर निकाला गया? इंदिरा गांधी नहर का नाम आप लोग सुने होइएगा। इसी जहाँ पे वो मिलता है उसी जगह से जो है इंदिरा गांधी नहर निकाला गया है। यानी सतलज और ब्यास को जहाँ मिलता है उसे हरिके बैराज के नाम से जानते हैं, और हरिके बैराज के जगह से ही क्या निकाला गया है? इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया है, सही है। इसके बाद बताइएगा अगर हम बात करते हैं गंगा नदी को लेकर के, तो गंगा नदी की अगर लंबाई की बात करें तो कितना लंबा है? हालांकि 2525 ये आपके लूसेंट बुक में है, लेकिन एनसीईआरटी जब पढ़िएगा 7th क्लास का तो उसमें 2510 किलोमीटर है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखने का प्रयास करिएगा। 7th क्लास का एनसीईआरटी पढ़िएगा तो 2510 दिया, तो 2525 किलोमीटर जो है आपके पास लूसेंट में दिया गया है। अगर हम बात करते हैं ये कहाँ से निकलती है, तो सही है, उत्तराखंड के गौमुख हिमानी से ही निकलती है, सही है। इसके बाद बताइएगा यमुना नदी की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ से निकलता है? सही है, बंदरपुर के पश्चिम ढाल स्थित यमुनोत्री से निकलती है, सही है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये टोटल कितना किलोमीटर है यमुना? 1375। देखिए आपको ऐसा नहीं कभी पूछेगा यमुना कितना किलोमीटर बहती है, लेकिन ये पूछ देगा इनमें से लंबाई के आधार पर नदियों को सही व्यवस्थित क्रम कीजिए। तो कम से कम आपको याद होना चाहिए, ऐसा पूछ सकता है। डायरेक्ट हिट नहीं करेगा ये सब नदी, करेगा आपको कौन सा हिट हम बता रहे हैं, ब्रह्मपुत्र करेगा, गंगा कर देगा, सिंधु कर देगा। ये सब नदी आपको डायरेक्ट पूछ सकता है कितना किलोमीटर बहती है। हाँ, जो बड़ी बड़ी नदी है उसके बारे में बोल सकता है, ये सब के बारे में कहेगा अरेंज करने के लिए। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस सब पे भी। इसके बाद बताइएगा अगर हम बात करते हैं नुब्रा हो गया, सीगर हो गया, या गिलगित हो गया, ये सब जो है किसकी सहायक नदी? सिंधु के। ये बताना है सिंधु की जो है किधर की ओर है, ये पूर्वी की साइड है या पश्चिमी साइड की ओर है? पूर्वी साइड में, सही है, पूर्वी साइड आपका सही है। और जो पश्चिमी साइड में आप देखें सतलज है, ब्यास है, सतलज है, रावी है, झेलम है, ये सब आपका पश्चिमी, चिनाब है, ये सब पश्चिमी साइड के हो जाएंगे। इसके बाद रहेगा रामगंगा की अगर हम बात करते हैं तो रामगंगा नदी जो है बताना है इसका संगम कहाँ है, या मोहाना आप कह सकते हैं, यानी जहाँ पे वो मिल जाती है संगम या मोहाना उसे ही कहते हैं। तो ये बताना है रामगंगा का कहाँ पे, कन्नौज के निकट जो है गंगा नदी में मिल जाती है ये। इसके बाद बताना है पाटलिपुत्र जो जगह था, मगध जिस समय हम कहते हैं मगध, तो ये बताना है कितने नदी से घिरा हुआ था? सही है, 3 नदी आप कह सकते हैं, जो कि आपका एक कौन सा है, तो गंगा है, सोन है और यमुना है। सॉरी, गंगा, सोन और गंडक है। लेकिन इसमें भी इतिहासकार का, बहुत सारा इतिहासकार का मानना है जो 4 नदी के संगम पर था, वो यमुना का भी चर्चा कर देते हैं। जब बुक पढ़िएगा अच्छा से, 1-2 बुक अच्छा से, तो यमुना का भी इसमें चर्चा कर लिखा हुआ है। कई सारे इतिहासकार जो है
4 नदियों के संगम पर जो है मगध को दिखाते हैं, पाटलिपुत्र को दिखाते हैं। हाँ, तो इसके बाद बताना है आपको, लेकिन मुख्य रूप से 3 नदी जो हम लोग अभी देख रहे हैं, गंगा है, इसके बाद अगर हम बात करें गंडक है और सोन नदी है, 3 नदी। इसके बाद रहेगा सोन नदी के बारे में कल बता रहे थे। सोन नदी गंगा के उत्तर में ही या दक्षिण में? दक्षिण में, सही है। किउल नदी किधर? दक्षिण में। कर्मनाशा सही है। पुनपुन दक्षिण में। ये सब गंगा के दक्षिण में बहने वाले नदी है, सही है। इसके बाद बताइएगा सदा नीरा के नाम से जो है किस नदी को जानते हैं? गंडक को, सही है, गंडक को जानते हैं, सही है। इसके बाद बताइएगा कोसी नदी जो है कहाँ से निकलती है? गोसाईनाथ की चोटी से उत्तर, हाँ, गोसाईनाथ के पहाड़ी से ही निकलती है, सही है, कोसी नदी। और बिहार के जो है शोक के नाम से किस नदी को जानते हैं? कोसी नदी को ही जानते हैं, सही है। इंद्रावती हो गया, लिखू हो गया, दूध कोसी हो गया, ये सब किसकी सहायक नदी? कोसी का ही सहायक नदी है, सही है, कोसी का सहायक नदी है। लिसार, शर्मा, इसके बाद चौकिया, ये सब किसकी सहायक नदी? ये शारदा का, शारदा नदी का है। इसके बाद रहेगा ब्रह्मपुत्र की। अगर हम बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है लास्ट में कहाँ मिल जाती है, या मोहाना इसका क्या है, संगम क्या है? बंगाल की खाड़ी ना, बंगाल की खाड़ी में जो है विलुप्त हो जाती है। इसके बाद बता, अगर हम सिंधु की बात करें तो वो कहाँ विलुप्त होती है? अरब सागर में जाकर के विलुप्त हो जाती है, सही है। इसके बाद बताइएगा नर्मदा नदी की अगर हम बात करते हैं, नर्मदा नदी की लंबाई कितना है? इसको आराम से याद कर, 13-12, पहले बड़ा डिजिट उसके बाद छोटा डिजिट है, तो हाँ याद रखिएगा, 12-13 नहीं, 13-12, यानी 1312 किलोमीटर है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पहाड़ी से, सही है। और अमरकंटक के पहाड़ी से कितने नदी निकलते हैं? 3 नदी। कौन कौन? सोन, नर्मदा और ताप्ती, सॉरी, सोन, नर्मदा और महानदी। जिसमें अगर हम नर्मदा की बात करते हैं किधर की ओर निकलती है? पश्चिम की ओर। महानदी की बात करें किधर की ओर? दक्षिण की ओर। सोन नदी किधर? उत्तर की ओर। सोन नदी की बात करें तो उत्तर की ओर, सही है। इसके बाद रहेगा छिपरा की। अगर हम बात करते हैं, बताना है छिपरा नदी जो है इसका संगम या मोहाना कहाँ है? छिपरा का, ये चंबल नदी में मिल जाती है, सही है। उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो छिपरा नदी के किनारे ही स्थित है, आधे था ना। उज्जैन जो है छिपरा नदी के किनारे ही स्थित है। इसके बाद बताइएगा कितना नंबर टॉपिक है? यही था ना। चलिए बताइएगा भारत, ये अगर हम बात करें उद्देशिका को लेकर के, तो किस बात में बताया गया उद्देशिका या प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है? सही, मदन गोपाल में भी बताया गया, इसके बाद बेरुबारी में भी बताया गया। मदन गोपाल कब आया था ये मामला? 1957 में आया था, सही है। और बेरुबारी कब आया था? 1960 में आया था, सही है। बेरुबारी 60 में आया था, सही है। इसके बाद बताया किसमें बताया गया जो प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, सही है। 1973 का केशवानंद भारती बनाम राज्य आया था केरल, उसी में जो है ये बताया गया जो प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता। तो मूल रूप से आप ये कह सकते हैं जो मूल रूप से ये संविधान का अंग नहीं था, लेकिन केशवानंद भारती बनाम जो सबसे बड़ा बेंचेज बैठा था, 13 बेंचेज बैठे थे, तो उसमें ये बताया गया जो प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो हम लोग ये मान सकते हैं जो प्रस्तावना संविधान का अंग है। कहीं कहीं आपको लिखा हुआ दिखेगा जो प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन ये जजमेंट आने से हम ये कह सकते हैं, क्योंकि बड़ा जजमेंट था और सुप्रीम कोर्ट का उस प्रकार का जजमेंट जो लागू किया, बहुत ही बड़ा बात है। तो आप ये कह सकते हैं जो प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संसद जो संशोधन भी कर सकते हैं, लेकिन सकारात्मक संशोधन कर सकते हैं, नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकते हैं, सही है। इसके बाद बताइएगा अगर हम बात करें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया, कौन कौन सा शब्द था? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जैसे जोड़े गए। किस संविधान संशोधन के तहत? 42वें संविधान संशोधन के तहत। कब हुआ? 1976 में, सही है, 1976 में हुआ था, सही है। प्रस्तावना याद है या नहीं है? ये याद होना चाहिए इस बात को, क्योंकि आपको सजाने के लिए दे देगा। कभी कभी जो है समाजवादी, अखंडता, विश्वास, इस प्रकार से चीज दे देगा, तो आप याद करिएगा। हाँ, पहले न्याय याद है, इसके बाद स्वतंत्रता है, इसके बाद समता है। हाँ, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे। बताना है प्रस्तावना में भारत शब्द का जिक्र कितने बार किया गया? 2 बार। हम भारत के लोग, भारत को 2 बार किया गया है। प्रस्तावना में
अगर हम बात करें न्याय को लेकर के, कितने न्याय की व्यवस्था? 3। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसके बाद अगर हम बात करें स्वतंत्रता की, कितने प्रकार? 5 प्रकार के। कौन कौन? सही है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। सही है। कितने प्रकार की समता? 2 प्रकार की। कौन कौन? अवसर और प्रतिष्ठा। तो आप लोग को याद हो गया, समझिए, प्रस्तावना याद है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रबुद्ध, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए तथा हम सब उनके। इसके बाद आप चलाइएगा न्याय पर। कौन कौन सा न्याय था? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये न्याय है। इसके बाद आप स्वतंत्रता में आइए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इसके बाद आप समता आइए। कौन कौन सा समता? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। हो गया। बात का तो नीचे वाला नहीं पढ़ना, एकीकृत फलना। हाँ, ये 26 नवंबर 1949 को जो है स्वीकृति या एकीकृत किया गया था। ये चीज़ें ठीक है। अगर हम बात करते हैं प्रस्तावना में संविधान सभा के द्वारा, अगर हम उद्देशिका की बात करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका को संविधान सभा में कब पेश किया? 13 दिसंबर 1946 को। और उसे कब स्वीकृति किया? 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को। सही है। इसके बाद बताइएगा, सब चीज तो वही था, बताना है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान किसका है? संविधान का है। सही है, संविधान का जो है। इसके बाद बताना है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किसे प्राप्त करता है? भारत की जनता से। सही है, भारत की जनता से करता है। सही है। भारत के संविधान में संघीय शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया? संघीय शब्द का उल्लेख 1 बार भी नहीं किया गया। याद रखिएगा, संघीय 1 बार भी चर्चा नहीं है। उसके जगह पे जो है राज्यों का संघ को अपनाया गया है। यानी भारत जो है वो राज्यों का संघ है। किसी भी राज्य होने के लिए जो है कितने मुख्य तत्व की आवश्यकताएं होती है? कौन कौन सा? एक तो आपके पास क्षेत्रफल होना बहुत जरूरी है, जनसंख्या भी होना बहुत जरूरी है, इसके बाद सरकार होना जरूरी है, संप्रभुता होना जरूरी है। सही है, संप्रभुता होना जरूरी है। जब 4 चीजें आपके पास है तो समझिए वो राज्य है। जब 4 चीजें है तो वो राज्य है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं भारत भी एक राज्य है? कह सकते हैं ना, क्योंकि भारत के पास भी ये चारों चीज है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है किसी राज्य होने के लिए, वो पूछ देगा इनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण राज्य होने के लिए कौन सा तत्व है, तो आपको चारों ऑप्शन देगा। लेकिन याद रखिएगा, संप्रभुता, संप्रभुता जो है सबसे ज्यादा जो है महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें संप्रभुता को लेकर के, संप्रभुता क्या है, इसका मतलब क्या होता है? सही है, किसी भी डिसीजन को लेने के लिए हम स्वयं जो है वो मतलब स्वतंत्र है, हम ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कहें, जो अभी अगर मान के चलिए हम सेंट्रल लेवल पे ही बात करेंगे, अगर हमें पाकिस्तान को मन है हमको बम से उड़ा देने का, तो हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से नहीं पूछेगा मोदी जी जो हम उड़ाएं कि नहीं, उड़ा देंगे। ये सब चीज़ें हैं। हाँ, उसी प्रकार अगर राज्य में भी देखेगा तो राज्य भी स्वतंत्र है कुछ काम करने के लिए, मुख्यमंत्री है उसके लिए जो कि काम को करने के लिए स्वतंत्र है। तो ये सब चीज़ संप्रभुता के अंतर्गत ही आएगा, यानी खुद का डिसीजन जो अपने राज्य के अंदर आप ले सकते हैं। ये चीज़ है संप्रभुता। इसके बाद बताइएगा, साइंस है ना, साइंस में पूछ लेते हैं। साइंस में देखिएगा, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन जो क्वेश्चन बनता है एकदम परफेक्ट क्वेश्चन इसमें बनता है। इस बात को याद रखिए, इस बार भी बिहार पुलिस में कोई लोग बोले थे, जो कारा पूछा था, कारा जो है किस संघ के अंतर्गत है? हाँ, वनस्पति विज्ञान में कारा जो है किसके अंतर्गत आता है? थैलोफाइटा में, थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है। हाँ, आप लोग के सिर्फ ने पूछा, हमको कोई बोला था। तो याद रखिएगा, इसमें जो वनस्पति विज्ञान में दिया गया है ना, वो सारे के सारे प्रश्न आपको अच्छा है, एनसीईआरटी के तरफ पे दिया गया। हाँ, इसके बाद बताइएगा, देखिए में जो है 2-3 है, आप याद रख सकते हैं। एक है एस्पायरोगायरा है, कारा है, इसके बाद यूलोथ्रिक्स है। यूलोथ्रिक्स हो जाएगा, कारा हो जाएगा, एस्पायरोगायरा हो जाएगा। हाँ, तो ये सब जो है थैलोफाइटा समूह के ही अंतर्गत आते हैं। क्या थैलोफाइटा समूह में जो है जो भी वनस्पति आते हैं उसमें तना, पत्ती या जड़ विभेदित होती है या नहीं होती? नहीं होती है। सही है, नहीं होती है। इसके बाद बताइएगा, मॉस और मार्केसिया हम बताए थे, दोनों मॉमस से नाम है और किस संघ के अंतर्गत है? ब्रायोफाइटा। याद रखिएगा, ब्रायोफाइटा। और पादप वर्ग का उभयचर किसे कहा गया? ब्रायोफाइटा को ही पादप वर्ग का जो है उभयचर कहा गया है। सही है। और अगर हम बात करें पादप वर्ग में, तो सबसे बड़ा समूह किसका है?
थैलोफाइटा का सबसे बड़ा समूह पादप में थैलोफाइटा। पादप का जो है उभयचर की बात करेंगे तो ब्रायोफाइटा। मॉस और मार्सेलिया की बात करेंगे तो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत है। थैलोफाइटा के अंतर्गत क्या क्या देखें, यूलोथ्रिक्स देखें, कारा देखें, स्पायरोगायरा देखें। तो 3 जो है आप देख लिए थैलोफाइटा में। मॉस और मार्सेलिया की बात किए तो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं, सही है। इसके बाद रहेगा फर्न की बात करेंगे तो फर्न जो है किसके अंतर्गत आता है, टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आ जाएगा, सही है, टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आएगा। बताना है क्या जो है टेरिडोफाइटा के समूह का जो है पौधा शरीर, जड़, तना एवं पत्ती में विभाजित होती है नहीं होती, होती है, सही है, तीनों में होती है, सही है। और इसका उदाहरण की बात करेंगे तो आप एक एंजोला और फर्न को देख सकते हैं। एंजोला और फर्न जो है किसके समूह है, तो थैलोफाइटा के समूह है, सही है, सॉरी टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं, सही है। इसके बाद बताइएगा पाइनस हो गया या साइकस हो गया, ये किस समूह के पादप है, पाइनस और साइकस। पाइनस साइकस, नस, पाइनस और साइकस दोनों में 100 लगा हुआ है, याद करिएगा। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म का जो है ये उदाहरण है आपका पाइनस और साइकस। हाँ, नग्नबीजी पौधा है, ये नग्नबीजी पौधा है, सही है। इसके बीज जो है फूल के अंदर नहीं होते हैं, सही है। तो कौन कौन सा, पाइनस और साइकस, सही है। पाइनस साइकस किसके अंतर्गत, जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत। और इससे पहले क्या बोले थे, इससे पहले पाइनस और साइकस से पहले अभी जस्ट बताया थे जो टेरिडोफाइटा के अंतर्गत था। एक फर्न था, एंजोला था, याद रखिएगा, फर्न और एंजोला, सही है। फर्न, एंजोला टेरिडोफाइटा के अंतर्गत, सही है। इसके बाद एंजियोस्पर्म की बात करें किसके अंतर्गत, ये एंजियोस्पर्म के अंतर्गत ही आएगा। और इसमें क्या होता है, तो बीज भी होता है, एंजियोस्पर्म में बीज होता है, सही है। हाँ, बीज का विकास जो है अंडाशय के अंदर में ही होता है। हाँ, इसके बाद बताइएगा अगर हम बात करें घोंघा को, तो घोंघा जो है किस संघ के अंतर्गत, मोलास्का संघ के अंतर्गत आते हैं, सही है। इसके बाद बताइएगा अगर हम साइकॉन की बात करेंगे, ये बताना है किस संघ के अंतर्गत आते हैं, साइकॉन, पोरीफेरा के अंतर्गत आते हैं, सही है। साइकॉन की बात करेंगे तो पोरीफेरा के अंतर्गत ही आते हैं, सही है। इसके बाद बताइएगा पोरीफेरा समूह के जो है, जगत के जो है शरीर में जल तंत्र का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। जो जल छिद्र के महीन छिद्र को जो है क्या कहते हैं, सही है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया वैसे भी बड़ा देश नहीं है, छोटा ही है, तो आप याद रख सकते हैं महीन छिद्र को ऑस्ट्रेलिया, और बड़े छिद्र को क्या कहते हैं, ऑस्कुलम कहते हैं, सही है। बड़े छिद्र को ऑस्कुलम और छोटे छिद्र को ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, सही है। इसके बाद बताइएगा अगर हम बात करें हाइड्रा और सी एनीमेन, ये किस संघ के अंतर्गत है, सही है, सिलिटेंट्रा के अंतर्गत आते हैं। और इसी को सिलिटेंट्रा को निडेरिया के नाम से भी हम जानते हैं, याद रखिएगा, सिलिटेंट्रा या निडेरिया, सही है। इसके बाद देखिएगा कॉम्ब जेली की अगर हम बात करते हैं तो किस संघ के अंतर्गत है, कॉम्ब जेली एक जीव है जो कि किसके अंतर्गत है, सही है, टीनीफोरा के अंतर्गत है, या टोनीफेरा भी इसको बोलते हैं, सही है, इसके अंतर्गत जो है आते हैं, सही है। इसके बाद बताना है टोनोप्लाना की बात करेंगे तो ये भी आपका इसी के अंतर्गत आएगा, टोनोफोरा के अंतर्गत ही आएगी। इसके बाद रहेगा अगर हम बात करते हैं फीता कृमि, तो फीता कृमि बताना किसके अंतर्गत है, सही है, प्लेटी हेल्मिन्थीज के अंतर्गत आते हैं, सही है, प्लेटी हेल्मिन्थीज के अंतर्गत आते हैं फीता कृमि। एक आपका फीता कृमि होगा और एक गोल कृमि होगा, तो गोल कृमि किसमें है, सही है, एस्केलमेंथेज हो जाएंगे, सही है। उसी को नीमेटोडा भी कहते हैं, निडेरिया ने, निडेरिया तो इससे पहले देख लिए थे। निडेरिया की अगर हम बात करें तो निडेरिया तो आप पहले देखे थे जो कि सिलिटेंट्रा को कहते थे। और इसके बाद एक क्या था, एस्केलमेंथीज, इसको जो है नीमेटोडा के नाम से जानते हैं, नीमेटोडा हो जाएंगे, सही है। जो कि किसके अंतर्गत, गोल कृमि किसके अंतर्गत आते हैं, तो एस्केलमेंथीज के अंतर्गत या नीमेटोडा के अंतर्गत ही आते हैं। इसके बाद देगा जुड़े हुए पैर के आधार पर ऑर्थोपोडा को कई भागों में बांटा गया है ना। सबसे पहले बताना ऑर्थोपोडा ऑर्थोपोडा खुद संघ है जिसमें बताना किस प्रकार के जीव आते हैं, मकड़ी है, सही है, मच्छर हो जाएगा, हाँ, ये सब जो है उसी के अंतर्गत आते हैं, तिलचट्टा हो गया। तो सबसे बड़ा अगर हम बात करें जीव में, जो सबसे बड़ा जीव जो है कौन सा संघ का, ऑर्थोपोडा का ही है, सही है। और इसको पैर के अनुसार जो है कई खंड में बांटा गया है, जिसमें बताना है अगर 5 जोड़े पाद हैं, गील द्वारा श्वसन होता है, मुक्त जलीय में रहते हैं, इसे किस वर्ग में बांटा, किस वर्ग में रखा गया, क्रिस्टेशियन के, हाँ, क्रिस्टेशियन के है, क्रिस्टेशियन। हालांकि इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हाँ,
तो आपसे नहीं उतना ज़्यादा पूछेगा, पैर की जगह बहुत ज़्यादा है। ठीक है, थोड़ा सा ये तो एक के दो तो बातें हैं। अगर मान के चलिए 160 पॉइंट दो गया है इस बार का कट अपना, 160 नंबर आ गया तो क्या हो गया? तो एक दो क्वेश्चन मायने रखता है ना, ऐसा में एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। हाँ, और अभी आपके पास समय भी काफ़ी है, एक प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए करेंट करते हैं। खास करके पादप विज्ञान से ये बायोलॉजी में जो है आपको क्वेश्चन जैसे पूछा